फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की एली एरोवे से, जो अपने शौकिया रेडियो से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से संपर्क करती है मजे के लिए। उसका पिता भी उसके इस शौक का सपोर्ट करता है और दोनों अक्सर टेलीस्कोप से आसमान देखते हैं। यह पता चलता है कि एली की माँ उसके जन्म के समय गुजर गई थी। अफसोस, जब एली 9 साल की होती है तब उसके पिता भी दिल के दौरे से चले जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ एली अब एक बड़ी महिला बन चुकी है और उसके पास एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टरेट है। वह एक सरकारी संगठन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी के लिए काम करती है। उसका काम स्पेस से रेडियो सिग्नल सुनना है ताकि उसे किसी बाहरी जीवन के संकेत मिल सके। एक दिन वह एक रेस्तरां में होती है, तभी एक उभरता हुआ क्रिश्चियन उपदेशक पाल्मर जोस उसे देखता है। वह लड़का एली की खूबसूरती से प्रभावित होता है और उसके पास आता है। दोनों एसईटी के काम के बारे में बातें करते हैं। बातचीत के बाद आकर्षक उपदेशक एली को अगले हफ्ते डेट पर ले जाने के लिए मना लेता है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार डेविड ड्रमलिन सेटीई के रिसर्च की जांच करने आता है। ऑब्जर्वेटरी के स्टाफ उसके स्वागत में एक पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन डेविड का मानना है कि यह प्रोग्राम बस पैसे की बर्बादी है। पार्टी के दौरान वह बार बार कहता है कि प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिटेबल होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। एली उसकी बातों से नाराज हो जाती है और वैज्ञानिक रिसर्च की महत्वता समझाने की कोशिश करती है। आश्चर्य की बात यह है कि पाल्मर भी स्पेस प्रोग्राम की महत्वता पर बात करने लगता है। डेविड उसे पहचान लेता है, जो वॉशिंगटन डीसी में राजनीतिक कनेक्शन बना रहा है। उस रात पाल्मर एली को घूमने के लिए बुलाता है। यह स्पष्ट है कि उनके बीच रोमांटिक केमिस्ट्री है। वे सितारों को देखते हैं और एली उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे खगोल शास्त्री बनने के लिए प्रेरित किया। अंततः वे एक किस शेयर करते हैं और रात साथ बिताते हैं। सुबह जब एली काम के लिए तैयार होती है, वह पाल्मर से कहती है कि वह अपना फोन नंबर टेबल पर छोड़ दे, लेकिन जब वह अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे एक दुखद खबर मिलती है। उसके एक सहयोगी उसे बताता है कि डेविड ने उनके प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया है। सिटी के सभी लोग आशा खो देते हैं और समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दृढ़ निश्चयी एली घोषणा करती है कि वह निवेशकों की तलाश करेगी ताकि उनका समूह अपना रिसर्च जारी रख सके। उस रात जब वह अपने घर से निकलती है तो वह पाल्मर का नंबर लेना भूल जाती है। 13 महीने बाद एली न्यू मैक्सिको पहुंचती है और हेडन इंडस्ट्रीज जाती है, जो स्पेसशिप के पार्ट्स बनाती है। वह सेटी के लिए फंडिंग हासिल करना चाहती है, लेकिन बोर्ड के डायरेक्टर्स उसकी आइडियाज को साइंस फिक्शन कहकर खारिज कर देते हैं। जैसे ही वे उसे खाली हाथ भेजने वाले होते हैं, बोर्ड को SR हेडन का कॉल मिलता है, जो एक रहस्यमय अरबपति है और इंडस्ट्रीज का CEO है। वह आश्चर्यजनक रूप से उसकी रिसर्च को फंड करने के लिए सहमत हो जाता है। बोर्ड की आपत्तियों के बावजूद 4 साल और बीत जाते हैं और एली अब भी न्यू मैक्सिको में बड़े बड़े सैटेलाइट डिश के साथ काम कर रही है। लेकिन एक दिन उसे फिर से एक बुरी खबर मिलती है। हेडन प्रोजेक्ट को सालों तक फंड करने के लिए तैयार है, लेकिन टेलीस्कोप सरकारी है। सरकार डेविड ड्रमलिन की सलाह पर अब सैटेलाइट्स को अधिक प्रॉफिटेबल बिजनेस को लीज पर देना चाहती है। इसलिए यह तय किया जाता है कि प्रोजेक्ट 3 महीनों में बंद कर दिया जाएगा। इस बीच पाल्मर ने एक किताब प्रकाशित की है और व्हाइट हाउस में एक आध्यात्मिक सलाहकार बन गया है। वह नियमित रूप से टीवी पर आता है, समझाते हुए कि लोग कंप्यूटर के प्रति ज्यादा जुनूनी हो गए हैं, जबकि उन्हें जीवन में अर्थ खोजने की जरूरत है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आती है, एली को आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिलता है। एक शाम वह अपने रेडियो ट्रांसमीटर पर एक पल्सिंग साउंड सुनकर चौंक जाती है। वह और उसकी टीम सभी उपलब्ध सैटेलाइट्स को एक बेहतर सिग्नल के लिए घुमाते हैं। वे पल्स के स्रोत को ट्रैक करते हैं और अंततः पुष्टि करते हैं कि यह एक तारे वेगा से आता है, जो 26 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि सिग्नल 20 साल से यात्रा कर रहा है। एली यह डिकोड करती है कि पल्स एक पैटर्न में बीप करते हैं, जो प्राथमिक संख्याओं को दर्शाता है। यह पुष्टि करता है कि सिग्नल यादृच्छिक नहीं है, बल्कि वास्तव में किसी ने इसे खास तौर पर भेजा है। टीम फिर इस जानकारी को सभी संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाने का फैसला करती है। अगली सुबह उनका ऑब्जर्वेटरी रिपोर्टर्स से घिरा होता है और यहाँ तक कि डेविड ड्रमलिन भी आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख माइकल किड्ज नाराज होते हैं कि टीम ने जानकारी को गोपनीय नहीं रखा, लेकिन डेविड इस फैसले का बचाव करता है, समझाते हुए कि अगर अन्य स्टेशनों की मदद नहीं मिलती तो वे सिग्नल खो देते। उस दिन के बाद टीम और डेविड और किड्ज
एक दूसरा सिग्नल खोजते हैं जो पहले वाले के साथ आता है। वे इसे एक मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और अंततः संकेतों को एक वीडियो संदेश में डिकोड कर लेते हैं। उनकी पूरी हैरानी में यह 1930 ओलंपिक का हिटलर का उद्घाटन भाषण है। यह पहला टेलीविजन ट्रांसमिशन है जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। लगता है कि एलियंस ने इसे एक हेलो के रूप में वापस भेजा है। बाद में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति विदेशी संपर्क की घोषणा करता है बिना हिटलर वीडियो का जिक्र किए। हालांकि जब जनता के सामने बात करने का समय आता है तो डेविड को एली की जगह जांच का नेता बनाया जाता है। इस बीच एससीटी टीम सभी सिग्नलों को एक साथ रखती है और यह पता चलता है कि यह विशाल मात्रा में डेटा में बदल जाता है। एली दिन रात काम करती है ताकि एक प्रस्तुति तैयार कर सके डेटा को संकलित करते हुए, लेकिन जब वह इसे डेविड को दिखाती है तो वह बताता है कि सरकार आगे की डिकोडिंग को संभालेगी। एली गुस्से में आ जाती है क्योंकि इसमें उसके व्यक्तिगत काम के साल शामिल हैं, इसलिए वह इस मुद्दे को व्हाइट हाउस ले जाती है। सौभाग्य से चीफ ऑफ स्टाफ रैचल कॉन्स्टेंटाइन एली को जांच पर नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि सभी प्रगति हमेशा पहले सरकार के साथ चर्चा की जानी चाहिए, फिर इसे सार्वजनिक करना चाहिए। जल्दी ही खोज की खबर और हिटलर वीडियो के लीक मीडिया में फैल जाते हैं। नियोनाजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं, जबकि अन्य धार्मिक समूह भी अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। जब सभी टीवी पर विज्ञान बनाम धर्म पर बहस करते हैं, हजारों लोग न्यू मैक्सिको की सुविधा के बाहर कैंप करते हैं। अधिकांश मजे कर रहे होते हैं, लेकिन एली एक धार्मिक उन्मादी जोसेफ के बारे में चिंतित होती है जो घृणा भरे भाषण दे रहा होता है। 3 हफ्ते बाद एली घर जाती है और एक अनजान प्रेषक से एक ईमेल पाती है। ईमेल में लिखा होता है, मेरे पास एक रहस्य है और इसमें एसएटी द्वारा काम किए गए विदेशी संदेश का एक हिस्सा भी होता है। वह एक संभावित हैकर पर गुस्सा होती है, लेकिन जल्द ही उसे एक फैक्स मिलता है जो उसे एक विशेष नियुक्ति में शामिल होने के लिए बुलाता है। एली के पास कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि वह अपने शोध की रक्षा करना चाहती है। कुछ दिनों बाद वह स्थानीय हवाई अड्डे पर पहुंचती है और एक निजी विमान में सवार होती है। यह पता चलता है कि ईमेल एसआर हेडन ने भेजा था। यह रहस्यमय अरबपति उस विमान में रहता है और एली को अपनी सबसे मूल्यवान निवेश मानता है। वह फिर एक वीडियो दिखाता है जो उसकी जिंदगी और उपलब्धियों का संक्षिप्त सारांश है और यह भी बताता है कि वह पहले भी एक इंजीनियर रहा है। हेडन यह घोषणा करता है कि उसने विदेशी संकेत से डेटा को डिकोड किया है और इसे एक स्क्रीन पर दिखाता है। यह पता चलता है कि डेटा को समझने के लिए उसे 3 आयामी रूप में व्यवस्थित करना होगा। अगली सुबह एली इस खोज को सरकार को प्रस्तुत करती है, समझाते हुए कि यह डेटा किसी प्रकार की मशीन के लिए ब्लूप्रिंट्स को शामिल करता है। शीर्ष सरकारी वैज्ञानिकों का एक समूह कई घंटों तक काम करता है और अंततः यह समझ लेता है कि यह मशीन एक एकल व्यक्ति की स्पेसक्राफ्ट है। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस में एक आपात बैठक आयोजित की जाती है और वे मशीन बनाने का निर्णय लेते हैं। यूएस राष्ट्रपति कई अन्य देशों से संपर्क करते हैं ताकि इसके निर्माण का जोखिम और लागत साझा किया जा सके। वह एक समिति को भी नियुक्त करते हैं जो यह तय करेगी कि स्पेसक्राफ्ट का पायलट कौन होगा। यह पता चलता है कि व्हाइट हाउस का आध्यात्मिक सलाहकार पाल्मर भी समिति में है। अगले कुछ हफ्तों में वे कई उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कौन स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करेगा। सूची जल्द ही 10 उम्मीदवारों तक सीमित हो जाती है, जिसमें एली और डेविड दोनों शामिल होते हैं। फाइनल उम्मीदवारों के चारों ओर काफी विवाद होता है क्योंकि 1/3 अमेरिकन हैं। यह भी पता चलता है कि जापान ने कोई भी स्वयंसेवक नहीं भेजा, बल्कि सिस्टम इंटीग्रेशन का उपसंविदा मांगा है। एक शाम एली पाल्मर से मिलती है और दोनों के बीच स्पेस ट्रैवल पर बातचीत होती है। वह बताती है कि समय विस्तार के कारण जो व्यक्ति यात्रा करेगा वह केवल 4 साल स्पेसक्राफ्ट में बिताएगा, लेकिन धरती पर 50 साल बीत जाएंगे। दोनों के बीच तनाव और रोमांटिक केमिस्ट्री होती है और वे फिर से किस करते हैं। अंतिम इंटरव्यू का दिन आता है और एली एक सरकारी कक्ष में प्रवेश करती है। वह अपनी प्रस्तुति में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और समिति उसके रिज्यूमे से संतुष्ट लगती है। हालांकि जैसे ही प्रश्न पूछने का समय समाप्त होने वाला होता है, पाल्मर बीच में आकर उससे उसके नास्तिकता के बारे में पूछता है। चयन समिति में कई धर्मनिष्ठ ईसाई होते हैं और इससे उसकी छवि खराब होती है। एली अपने विचारों की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरव्यू एक कड़वे नोट पर समाप्त होता है। जब परिणाम बाद में आते हैं, तब डेविड को मिशन के लिए चुना जाता है।
इसके बाद एली पाल्मर से सभी संबंध तोड़ लेती है, लेकिन मिशन में एसएटी के साथ काम करना जारी रखती है। महीने बीत जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट कैनेडी स्पेस सेंटर में कैप कैनावेरल पर बनाया जाता है। बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा होने लगती है और माहौल उत्साह से भरा होता है। लॉन्च के दिन एली इस इवेंट में भाग लेती है और डेविड को मिशन के लिए शुभकामनाएं देती है। वह फिर नियंत्रण कक्ष में अपनी टीम के साथ होती है और उत्सुकता से देखती है जब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचती हैं। बाद में जैसे कुछ परीक्षण चल रहे होते हैं, एली मॉनिटर पर देखती है और कट्टरपंथी धार्मिक नेता जोसेफ को देखती है, जो जहाज के पास एक श्रमिक के रूप में काम कर रहा होता है। वह तुरंत डेविड को चेतावनी देती है और सभी उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह एक बम सक्रिय कर देता है जो उसने छुपा रखा था और एक बड़ी विस्फोट से स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट करने वाला टॉवर गिर जाता है। यह भीड़ में हड़कंप मचा देता है और गिरते हुए मलबे से कई श्रमिकों, जिसमें डेविड भी शामिल होता है, की मौत हो जाती है। इस आपदा के बाद सरकार मृतकों के लिए एक बड़ा अंतिम संस्कार आयोजित करती है। जब एली इस कार्यक्रम के बाद घर लौटती है तो उसे अपने कमरे में एक छोटा कंप्यूटर जैसा उपकरण मिलता है। वह एक बटन दबाती है और एक वीडियो कॉल शुरू होती है जिसमें हेडन मीर स्पेस स्टेशन पर होता है। यह अरबपति वहां है क्योंकि वह कैंसर से मर रहा है और अपने अंतिम दिन अंतरिक्ष में बिताना चाहता है। वह फिर एक कैमरे पर झूम करता है जो होक्काइडो आइलैंड को दिखाता है, जो एक चौंकाने वाला मोड़ है। एक दूसरा जहाज जापान द्वारा बनाया गया है। पता चलता है कि जो कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट जीती है वह हेडन इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। यह अरबपति ने गुप्त रूप से होक्काइडो में एक दूसरा स्पेसशिप बनवाया है और इसे छुपा रखा है। वह एली को आमंत्रित करता है कि वह इस स्पेसशिप में यात्रा करने वाली व्यक्ति बने, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। अगली दृश्य में एली हेडन के निजी विमान से जापान जाती है और वहां उसे मिलती है। वे फिर उसे यात्रा के लिए आवश्यक सब कुछ सिखाते हैं और सुरक्षा उपाय साझा करते हैं। आइलैंड पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद दूसरे यान की खबर मीडिया में लीक हो जाती है, लेकिन किसी भी रिपोर्टर को साइट के पास नहीं जाने दिया जाता और आखिरकार लॉन्च का दिन आ जाता है। तकनीशियन एली के सूट की जांच करते हैं और उसके सिर पर एक कैमरा लगाते हैं ताकि पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया जा सके। स्पेसक्राफ्ट में एक केंद्रीय गोल चैम्बर होता है जो बड़े रिंगों से घिरा होता है। ये रिंगें तेज गति से घूमती हैं जो चारों ओर के स्थान और समय को मोड़ती हैं। सिद्धांत रूप में जब रिंगें पर्याप्त गति प्राप्त कर लेती हैं तो एक वर्महोल खुल जाना चाहिए और केंद्रीय चैम्बर को उसमें गिराना होता है। एली खुद को अपनी कुर्सी से बांधती है और प्रक्रिया शुरू होती है। रिंगें फिर तेजी से घूमने लगती हैं, स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर समय और स्थान को मोड़ते हुए। एली एक अजीब रोशनी देखती है जिसे वह बेस टीम के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज केवल स्थिर रहता है। इस दौरान बेस पर कंप्यूटर और निगरानी मशीनें केंद्रीय चैम्बर से डेटा पकड़ने में असफल रहती हैं, लेकिन एली मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चयी है और बेस को बताती है कि वह लॉन्च के लिए तैयार है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट अंततः गिरता है और एक वर्महोल से गुजरता है। एली इस पूरे अनुभव को कैमरे के लिए वर्णन करती है, भले ही वह ग्राउंड कंट्रोल के साथ दृश्य साझा नहीं कर सकती। कुछ समय बाद जहाज रुकता है और एली एक दूर के ग्रह को देखती है जो वेगा जैसा लगता है। अचानक उसका जहाज एक श्रृंखला में वर्महोल्स में खींच लिया जाता है और एक दूसरे तारे के सिस्टम पर रुकता है। वहां एली एक ग्रह देखती है जो उसके जहाज के नीचे है, जिसमें एक बड़ा शहर है, लेकिन उससे पहले कि वह इसका विस्तार से अवलोकन कर सके, जहाज एक और अधिक तीव्र वर्महोल में खींचता है। इस दौरान एली का लॉकेट तैरने लगता है और वह उसे पकड़ने के लिए अपनी कुर्सी से उठती है। तभी कुर्सी टूट जाती है और छत से टकरा जाती है, जिससे जहाज की लाइटें बंद हो जाती हैं। एली फिर अपनी टॉर्च ओनन करती है और एक आकाशीय घटना देखती है जो उसकी समझ से परे है। इससे पहले कि वह इसे विश्लेषण कर सके, वह नीचे तैरने लगती है और अंततः एक समुद्र तट पर खुद को पाती है। आश्चर्य की बात है कि यह स्थान बिल्कुल उसी चित्र की तरह दिखता है जो उसने बचपन में बनाया था। एली उस जगह के चारों ओर हवा को छूती है। उसकी उंगलियों को एक ऊर्जा अवरोध से प्रतिरोध मिलता है, मतलब यह किसी प्रकार का संवेदी भ्रम है। तभी एक आकृति उसकी ओर दौड़ती है और एली को आश्चर्य होता है जब वह देखती है कि यह उसका पिता है। वह अपने पिता की बाहों में दौड़कर गिर पड़ती है, लेकिन जल्दी ही समझती है कि यह वास्तव में उसका पिता नहीं है। यह पता चलता है कि यह आकृति एक एलियन है
जो उसे यह समझाने के लिए इस रूप में आई है कि वह उससे आसानी से संवाद कर सके। वह यह भी पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड में कई एलियन प्रजातियां वो हैं, लेकिन जब मनुष्यों ने अपने पहले रेडियो ट्रांसमिशन को अंतरिक्ष में भेजा तो वह इस गैलेक्सी तक पहुंचा। एलियनों ने मानवों को ध्यान से देखा और सहमति दी कि वे संपर्क के लिए योग्य हैं, इसलिए उन्होंने मानवता को बाकी ब्रह्मांड में शामिल होने के लिए एक कदम के रूप में एक स्पेसशिप का ब्लूप्रिंट भेजा। एलियन वादा करता है कि यह उनके पृथ्वी के साथ संपर्क की शुरुआत है, लेकिन अब के लिए अलविदा कहता है। अचानक एक चकाचौंध वाली रोशनी चमकती है और एली खुद को फिर से स्पेसक्राफ्ट में पाती है जो जापानी समुद्र में उतर चुका है। बेस टीम में हड़कंप मच जाता है और वे उससे संपर्क करते हैं, कहते हुए कि एक खराबी आई है और जहाज कभी नहीं गया। वे तुरंत उसे बचाते हैं और उसे बेस स्टेशन लाते हैं। वहां एली अपने पूरे अनुभव को साझा करती है, लेकिन उसके कैमरे का फुटेज सिर्फ स्थिर होता है। इस बीच जापानी स्पेसशिप की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक यूएस कांग्रेस कमेटी, जिसका नेतृत्व किडजस करता है, एली से पूछताछ करती है। वह वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने और उसने जो कुछ देखा उसका विवरण देती है। एली सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि समय विस्तार के कारण धरती पर 1 सेकंड अंतरिक्ष में 18 घंटों के बराबर हो सकता है, लेकिन किडजस तुरंत उसे चुनौती देता है, कहते हुए कि वर्म होल केवल एक सिद्धांत है जिनका कोई सबूत नहीं है। वह एक बड़ा बम भी गिराता है। हेडन, जिसने इस मिशन को फंड किया था, अब मर चुका है। किड्स यह दावा करता है कि यह पूरा एलियन सिग्नल अरबपति द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध किया गया था। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि एली ने जो अनुभव किया वह केवल उसके बचपन के आघात का एक भ्रामक रूप है। एली उसके शब्दों से क्रोधित हो जाती है और आश्चर्य, विनम्रता और उम्मीद के बारे में एक भाषण देती है। यह पाल्मर को प्रेरित करता है, जो कांग्रेशनल हियरिंग में भी मौजूद होता है। फिर भी कमिटी यह निष्कर्ष निकालती है कि उसकी कहानी भी बेकार है। बाद में जब वह बाहर निकलती है तो पाल्मर एली के पास आता है, जो कैमरों के सामने है और बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है। एक रिपोर्टर उससे इस मामले पर उसके विचार पूछता है और वह कहता है कि वह एली के खाते पर विश्वास करता है। जब क्रेडिट रोल होते हैं तो चीफ ऑन ऑफ स्टाफ रैचल किडजस को एक चौंकाने वाली खोज दिखाती है। बेस स्टेशन पर जो लोग मिशन देख रहे थे उनके लिए स्पेसक्राफ्ट केवल 1 सेकंड के लिए गिरा था, पहले जापानी समुद्र में उतरने से पहले। लेकिन एली के कैमरे ने 18 घंटे का स्थिर रिकॉर्ड किया था, जो उसकी समय विस्तार के सिद्धांत को साबित करता है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारी ये वाली मूवीज देख सकते हैं।